नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो ज्योग्राफी का चल रहा है उसमें टॉपिक है स्थल मंडल, जो रिसेंट का 5वां टॉपिक है ज्योग्राफी का। ठीक है। और स्थल मंडल में हम लोग थे, कल पढ़े थे ज्वालामुखी, वोल्केनो। स्थल मंडल के टॉपिक में वोल्केनो के बाद भूकंप का टॉपिक है। तो भूकंप से आज हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आपको पूरा लुसेंट के बारे में जानकारी लेना है कि क्या ग्रुप डिस्कशन कब चलता है, कैसे चलता है, तो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सिंपली जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहां पर आपको टेलीग्राम से रिलेटेड लिंक मिल जाएंगे और टेलीग्राम पर आप सीधे जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये बोल रहे हैं महाशय कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बता देते हैं कि यूट्यूब जो दिखता है, यूट्यूब जो स्क्रीन दिखता है उसके नीचे जब आप ऐसा वाला मोड कीजिएगा, ऐसे नहीं, जब ये कीजिएगा तो इसके नीचे एक आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे वो क्लिक कीजिएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, आज हम शुरू करते हैं भूकंप। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा, ठीक है, जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। क्या? सिस्मोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। क्या? सिस्मोलॉजी। तो भूगर्भ शास्त्र की जो शाखा है जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं? भूकंप का अध्ययन। क्या करते हैं? भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिस्मोलॉजी। किसमें? सिस्मोलॉजी में। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। कितने? 3 तरह के। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और सतही। प्राथमिक, द्वितीयक और सतही। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और सतही। प्राथमिक, द्वितीयक और सतही। प्राथमिक तरंग को पी तरंग करते हैं। प्राथमिक तरंग को पी तरंग करते हैं। द्वितीयक तरंग को एस तरंग करते हैं। द्वितीयक तरंग को एस तरंग करते हैं। और सतही तरंग को एल तरंग करते हैं। सतही तरंग को एल तरंग करते हैं। प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग, याद रखिएगा। पी से प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी ऑफ पी वेव्स। ठीक है, प्राइमरी या पी वेव्स। तो याद रखिएगा, पी से प्राइमरी होता है तो प्राथमिक हो गया, और एस से सेकेंडरी होता है तो द्वितीयक हो गया। ठीक है, और एल से सतही हो गया। ठीक है, एस से सतही हो गया। लो याद रखिएगा, लो सबसे नीचे सतही हो गया, एल से सतही वेव्स हो गया। ठीक है। तो प्राथमिक या पी तरंग, तो प्राथमिक तरंग को क्या कहा जाता है? पी तरंग। द्वितीयक तरंग को क्या कहा जाता है? एस तरंग। और सतही तरंग को क्या कहा जाता है? एल तरंग। क्या? एल तरंग। ठीक है। चलिए, प्राइमरी जो है यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। प्राइमरी तरंग कहाँ से गुजरती है? पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरती है। प्राइमरी तरंग कहाँ से गुजरती है? पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरती है। इसकी औसत वेग कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्राथमिक तरंग का औसत वेग कितना है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, यानी जितना भी तरंग है सबसे अधिक गति किसका होता है? प्राथमिक तरंग का। किसका? प्राथमिक तरंग का। और प्राथमिक तरंग कहाँ होता है? ये पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होता है। प्रत्येक माध्यम से होता है, गुजर सकता है। ठीक है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले गुजरती है। ठीक है, कोई भी स्थान पर सबसे पहले कौन गुजरेगा? तरंग। ठीक है, प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसी का वेग रहता है। सबसे ज्यादा वेग किसका रहता है? प्राथमिक तरंग का। ठीक है, पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। कैसा होता है? नतोदर होता है। ठीक है, द्वितीयक तरंग या इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। एस तरंग को ही क्या कहा जाता है? ठीक है, सेकेंडरी तरंग को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ। ठीक है, एक होता है अनुदैर्घ्य, एक होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ ऐसे चलता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य पैरेलल चलता है। ठीक है, प्रकाश भी तो अनुदैर्घ्य। ठीक है, यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। तो अनुप्रस्थ जो होता है वो ठोस माध्यम से गुजरता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग किससे गुजरता है? ठोस माध्यम से ही गुजरता है। ठीक है, औसत वेग इसका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। औसत वेग कितना है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। औसत वेग कितना है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसका? सेकेंडरी वेव। किसका? सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव का 8 किलोमीटर प्रति सेकंड।
प्राइमरी वेव का 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और प्राइमरी वेव का ही वेग सबसे अधिक है। सबसे अधिक वेग किसका है? प्राइमरी वेव का, ठीक है। और दूसरा सतही वेग, सतही का कितना? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सतही सेकेंडरी द्वितीय तरंग, द्वितीय का 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अब चलते हैं सतही अथवा एल तरंग, ठीक है। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। सतही तरंग को धरातलीय तरंग या एल तरंग के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी, ठीक है। धरातलीय या लंबी तरंग भी कहा जाता है। सतही तरंग को धरातलीय या लंबी तरंग भी कहा जाता है। तो सतही है तो सतही, तो सतह पर हम लोग रहेंगे तो तभी हम लोग से प्यार होगा। जमीनी आदमी है हम, सतही आदमी है, तभी हम लोग से प्यार करेगा। HD लव क्या किए? HD लव सतही या एल तरंग का खोज किया। एल से लव तरंग, सतही तरंग का खोज कर दिया HD लव, ठीक है। HD लव इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। सतही वेव को और किस नाम से जाना जाता है? लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स यानी कि रे लाइट वेव्स, अन्य नाम क्या है? आर वेव्स या रे लाइट वेव्स। इसका इनका अन्य नाम क्या है? आर वेव्स या रे लाइट वेव्स। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है, यानी कि धरातल से ज्यादा नहीं बढ़ता है, धरातल से तक ही सीमित रहता है, ठीक है। जबकि प्राइमरी तरंग जो था वो सभी जगह से गुजर सकता था, लेकिन सतही तरंग सिर्फ धरातल पर ही रहता है, ठीक है, जिसको लव ने खोजा था। ये ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है। ये भी ठोस तरंग और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकता है। कौन? तीनों माध्यम से गुजर सकता है तरंगे, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग कौन थे? द्वितीयक तरंग। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है। अत्यधिक विनाशकारी कौन होता है? सतही तरंगे, ठीक है। देखिए सब पृथ्वी के नीचे में तो प्राइमरी तरंग आ गए, ठीक है, हम लोग को इफेक्ट उतना नहीं पहुंचाएगा। ऊपर अगर आएगा तो सतही तरंग ही आएगा सतह तक, तो सतही तरंग ही ना विनाशकारी होगा, ठीक है। प्राइमरी तरंग विनाशकारी नहीं होगा, लेकिन उसका वेग बहुत होगा अंदर, ठीक है। अगर वो सतही तरंग का रूप ले लिया, सतही तरंग बन गया, तो वो ज्यादा विनाशकारी होगा। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी जो हम लोग को टच करेगा सतही तरंग। कौन सा? सतही तरंग, ठीक है। और दूसरा सबसे ज्यादा वेग वाला सेकेंडरी तरंग, ठीक है, देखिए द्वितीय तरंग। और सबसे ज्यादा वेग वाला प्राथमिक तरंग। सबसे ज्यादा विनाशकारी सतही तरंग। कौन सा? सतही तरंग। इसको लव वेव से भी जाना जाता है। सतही तरंग को आर वेव से भी जाना जाता है, लव वेव से भी जाना जाता है। किसको? सतही तरंग के नाम से भी, एल तरंग से भी जाना जाता है। किसको? सतही तरंग को। किसको? सतही तरंग को, ठीक है। सबसे ज्यादा विनाशकारी सतही तरंग। इसका वेग कितना होता है? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए भूकंपीय तरंगों को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफी नामक यंत्र से द्वारा रेखांकित किया जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफी नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। और जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और जो मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा, क्या? सिस्मोग्राफ द्वारा। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ से कौन कौन सा तथ्य मिलता है, कैसे मापा जाता है? देखिए सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, यानी कि जितना भी भूकंपीय तरंग है उसमें वेग जो है अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। इसका मतलब है क्या होता है? भूकंप वहाँ पर है। तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर घट जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में बढ़ जाएगा और कम में घट जाएगा। यही सिस्मोग्राफ का फंक्शन है। अधिक घनत्व में बढ़ जाएगा और कम घनत्व में घट जाएगा, ठीक है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। जो प्राथमिक तरंग है तो वो नीचे भी चलता है, सभी जगह से गुजर सकता है, लेकिन जो सतही तरंग है वो सतह पर आएगा ना, विनाशकारी होगा। लेकिन प्राथमिक तरंग नीचे से जाएगा, तो प्राथमिक तरंग ही किसको टच कर सकता है?
सिर्फ प्राथमिक तरंग ही केंद्रीय भाग पर गुजर सकता है, ठीक है। उसके अलावा द्वितीयक तृतीयक नहीं जाएगा, ठीक है। द्वितीयक और सतही नहीं जाएगा, सिर्फ कौन जाएगा? प्राथमिक तरंग, क्योंकि वो बीच में जाता है, नीचे से उठता है। तो केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग से कौन सा तरंग गुजर सकता है? प्राथमिक तरंग। कौन सा? प्राथमिक तरंग। परंतु वहाँ पर उनका वेग क्या होता है? कम होता है, कम हो जाता है। वहाँ पर उसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कहाँ पर? केंद्र में उनका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या? प्राथमिक कम हो जाता है। किसका? प्राथमिक तरंग का, ठीक है। और प्राथमिक तरंग ही केवल केंद्र तक गुजर सकता है, ठीक है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती है। गौण तरंग जो है वो द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती है, ठीक है। और एल तरंग केवल धरातल के पास ही चलती है। एल तरंग जो कि सतही तरंग है वो हम लोग के पास धरातल पर चलेगी, हम लोग से टच करेगा, और धरातल पर अगर आएगा एल तरंग तो विनाशकारी होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक विनाशकारी एल तरंग, जिसका वेग कितना होता है? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सबसे अधिक वेग किसका होता है? पी तरंग। क्या वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है? नहीं होता है, क्योंकि अंदर में रहता है। और पृथ्वी के केंद्र को कौन छू सकता है? पी तरंग, ठीक है। एल फिर उसके बाद हम क्या देखे? सेकेंडरी तरंग। सेकेंडरी तरंग का वेग कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती है, ठीक है। अपवर्तित होती है। देखिए परावर्तित और अपवर्तित दोनों होता है। अलग अलग माध्यम से गुजरने पर परावर्तित हो जाता है और अपवर्तित हो जाता है, ठीक है। परावर्तन मतलब टकरा के वापस लौट जाना, अपवर्तन मतलब पार हो जाना, ठीक है। केंद्र अपवर्तित मतलब पार हो जाना। केंद्र अब देखिए भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। यानी कि भूकंप जहाँ से शुरू हुआ है उसी को क्या कहेंगे? केंद्र। भूकंप के शुरू उद्भव स्थान को क्या कहेंगे? केंद्र, ठीक है। भूकंप के केंद्र के निकट क्या रहता है? PS तथा L तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती है। भूकंप के केंद्र के निकट, भूकंप का जो केंद्र रहता है, पृथ्वी का केंद्र नहीं बोल रहा है, जहाँ पे भूकंप निकलता है, ठीक है। भूकंप का उद्भव होता है तो भूकंप का जो केंद्र है उसके निकट PS L तीनों प्रकार की तरंगें, हाँ, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सतही, ठीक है। यानी लव तरंगे, तीनों प्रकार की तरंगें पाई जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तीनों प्रकार के वेव कहाँ टच करती है? कहाँ पर पहुंचती है? भूकंप के केंद्र में, भूकंप के केंद्र पर, ठीक है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर और अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। यानी कि पृथ्वी के भीतरी भागों में ये जो तीनों तरंगे हैं, ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है, ठीक है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ कितना? 11,000 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है, ठीक है। भूकंप केंद्र से धरातल, भूकंप केंद्र जो है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है, भूकंप केंद्र से जो धरातल है, धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगे पहुंचती है। P तथा S तरंगे पहुंचती है, ठीक है। तो भूकंप जहाँ केंद्र है, भूकंप का जो केंद्र स्थान है, ठीक है, वहाँ से 11,000 किलोमीटर दूर तक P और S तरंगे पहुंचती है, ठीक है। केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर। जैसा कि हम लोग पहले ही देखे थे, कोर किसका बना रहता है? निकेल और फेरस का, ठीक है। केंद्रीय भाग पाया जाता है सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल, फिर उसके बाद कोर, ठीक है। मेंटल कितना भाग घिरा हुआ है? 83%। कोर मतलब कोर कितना परसेंट? 0.5%। कोर, मेंटल और ये क्रस्ट, मेंटल और कोर कितना? कोर 0.5%, क्रस्ट 0.5%, ये हो गया 83%। मेंटल और कोर कितना? कोर घटा दीजिए, 83 0.5 फिर घटा दीजिए, दोनों जोड़ के, ठीक है। वो क्या हो गया? कोर 0.5% है सर, क्रस्ट 0.5%, ठीक है। एस तरंगे लुप्त हो जाती है, ठीक है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगे क्या लुप्त हो जाती है। लेकिन P और S तरंगे पहुंचती है, लेकिन S तरंगे क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। सेकेंडरी तरंग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। P तरंगे अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित कौन हो जाता है? P तरंगे। S तरंगे क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। P तरंगे अपवर्तित हो जाता है, S तरंगे लुप्त हो जाता है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद
लगभग 5000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता छाया है। क्षेत्र यानी कि 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है, उसके ऊपर पहुंच नहीं सकता है। उसी को क्या कहा जाता है? छाया क्षेत्र कहा जाता है, शैडो जोन। ठीक है, जहाँ पर के पूछेगा शैडो जोन क्या है, तो जहाँ पर की भूकंप का तरंग नहीं पहुंच सकता है, उसी को क्या कहते हैं? शैडो जोन। क्या कहते हैं? शैडो जोन। ठीक है, अब देखिए अधिक केंद्र एपिसेंटर केंद्र समझ गए, जहाँ पर की भूकंप का उद्गार होगा, उसी को क्या कहेंगे? केंद्र। ठीक है, और अभी केंद्र क्या हुआ? अधिक केंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिक केंद्र कहेंगे। यानी कि पृथ्वी के सतह पर रहेगा अधिक केंद्र, लेकिन केंद्र क्या रहेगा? केंद्र जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा, चाहे पृथ्वी के नीचे हो, कहीं भी हो, जहाँ भूकंप उत्पन्न होगा। लेकिन अभी केंद्र कहाँ होगा? धरातल पर ही होगा, धरती पर ही होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र के ऊपर स्थित केंद्र को क्या कहेंगे? अभी केंद्र। क्या कहेंगे? अभी केंद्र। अभी केंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। क्या? अभी केंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंगे पहुंचती है? कौन सा? पी तरंगे। अभी केंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंगे? पी तरंगे। और केंद्र पर कौन सा तरंग नष्ट हो जाता है? एस तरंगे। और पी तरंगे अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, और पी तरंगे सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? अधिक केंद्र में। ठीक है, अंततः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जो सागरीय भूकंप है उस वहाँ जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? जापान में सुनामी। सागरीय भूकंप को जापान में क्या कहा? सुनामी। ठीक है, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी। ठीक है, इसको 3 स्केल में बांटा गया है: रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि रिक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप को, लेकिन 3 प्रकार का स्केल में बांटा गया है सिस्मोग्राफ को। किसमें? रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में रिक्टर स्केल पैमाना ही देखते हैं भूकंप को मापने के लिए। तो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में, ठीक है, 1935 में की गई थी। और लव ने किसका खोज किया था? एस तरंग। यानी कि सतही तरंग। ठीक है, सरफेस वेव। यह एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल का प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। ठीक है, देखिए इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ क्या है? हल्का भूकंप। 2 या 3 का तीव्रता हुआ मतलब क्या? हल्का भूकंप। जबकि 6.2 की तीव्रता मतलब अर्ध शक्तिशाली भूकंप। तीव्रता का अर्ध शक्तिशाली भूकंप। ठीक है, चलिए अब देखेंगे विभिन्न स्थलाकृतियां। ठीक है, चलिए अब देखेंगे विभिन्न स्थलाकृतियां। ये रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, चलिए हम लोग भूकंप का जो टॉपिक देख रहे थे, ये भूकंप टॉपिक लुसेंट के स्थल मंडल ज्योग्राफी के स्थल मंडल टॉपिक के ज्वालामुखी में है। और ज्वालामुखी के बाद जो भूकंप आता है वो टॉपिक है भूकंप देख रहे थे जो स्थल मंडल में आता है। भूकंप के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे विभिन्न स्थलाकृतियां। इसमें पर्वत, पठार, मैदान आता है। तो इस विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग कल एक विशेष ऊर्जा के साथ विशेष ग्रुप डिस्कशन के साथ आप लोग से जुड़ेंगे। तो मिलते रहें रोजाना की तरह कल। ठीक है, ओके। विशेष ऊर्जा